हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हुआ हो, राजस्थान में जितनी भी आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगती है उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग समान तरीके से होता है, प्रोसेस लगभग सेम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, चाहे वीडियो की बात करो, आप पटवारी की बात करो, चाहे आप लैब असिस्टेंट की बात करो, चाहे आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करो या अन्य कोई एग्ज़ाम, इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समान होता है। ठीक है, तो मैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा जो रिक्वायर्ड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट फॉर्म हम डीवी बोल देते हैं। ठीक है, डीवी हम इसको बोलते हैं। और देखिए, डीवी में क्या होता है कि आपको सरकार जांच करती है कि जो आपने एप्लीकेशन जब आपने अप्लाई किया था, ठीक है, जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था, जो आपने डिटेल्स भरी थी वो सही थी या नहीं। बेसिकली इसकी जांच करने के लिए डीवी होता है। ठीक है, जो भी डिटेल्स आपने भरी थी, चाहे आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स हो, 12th की हो, चाहे आपकी जो ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, तो ये जितनी भी आपने डिटेल्स भरी थी वो सब सही है नहीं, वो जांच होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें वो होता है 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पहले क्या होता था, राजस्थान गवर्नमेंट में क्या होता था, मार्कशीट जो थी आपकी वो अलग आती थी और उसके साथ सर्टिफिकेट जो था, सर्टिफिकेट वो अलग आता था। मतलब दो दो आपके पास डॉक्यूमेंट आते थे, एक मार्कशीट का डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट का। ठीक है, लेकिन 2008 के बाद ऐसा हुआ है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाते हैं। तो मैं उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने 2010 में 10वीं की कक्षा पास की थी, तो मेरी 10th की मार्कशीट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सर्टिफिकेट विद मार्कशीट, ठीक है, यानी प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, यही रिक्वायरमेंट है इनकी। ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। चाहे तो आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं अलग अलग, यानी मार्कशीट अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा, या तो आप एक साथ इस तरह की आपके पास होगी बोर्ड द्वारा जो आपको मिली होगी। ठीक है, तो मेरे पास दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में है, एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो आपको बस ये वाला डॉक्यूमेंट कैरी करके लेके जाना है। यहाँ पे अब कहीं बच्चों के डाउट होंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है ना, उनमें जैसा कि मैंने अब तक सर्च किया कि सीबीएसई में शायद मार्कशीट प्लस जो आपका सर्टिफिकेट है वो अलग अलग मिलता है, तो उनको दोनों कैरी करने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको या तो ये टेक्स्ट पढ़ लेना है कि सर्टिफिकेट विद मार्कशीट है, मतलब आपको ये एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर नहीं है तो आपको दो अलग अलग चाहिए होंगे, जिसमें सर्टिफिकेट होगा एक और एक मार्कशीट होगी। तो ये हो गई 10th क्लास की, और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी, इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कक्षा 12th की मार्कशीट, सेम चीज़ इस पे भी अप्लाई होती है। देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, ठीक है, सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। तो ये आपका अगर सर्टिफिकेट विद मार्कशीट है देन इट इज़ वैलिड, इट इज़ ओके, आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, यही वहाँ पे जो है वैलिड होगा। और इसके साथ आप देख सकते हैं, वही बात करूंगा, सीबीएसई वाले हैं अगर आप, और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आपके पास है, मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो दोनों लेके जाने हैं। और अगर राजस्थान बोर्ड में भी अगर आप 2008 से पहले की देखें तो उनमें अलग अलग मिलती थी, तो दोनों आपको कैरी करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट पूछ रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में तो बहुत सारी मार्कशीट मिलती है, जैसे आपकी फर्स्ट ईयर की भी होगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर की होगी, आपकी सेकंड ईयर की होगी, ठीक है, ये सब मार्कशीट भी होती है। तो उस केस में कौन कौन सी लेके जानी है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं दो मार्कशीट शेयर कर रहा हूँ अपनी। ये मेरी है 8 सेमेस्टर की मार्कशीट। ठीक है, जब मैंने बीटेक किया था तो वहाँ पे कुल 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुई थी, 8 सेमेस्टर। ठीक है, तो मैंने 8 बार एग्ज़ाम दी 8 सेमेस्टर्स की, तो आठों बार अलग अलग मुझे मार्कशीट मिली। ठीक है, तो ये जैसे मेरी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मेरा ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन ये केवल एक सेमेस्टर के बारे में है, तो ये वाली मार्कशीट ज़रूरी नहीं होती। वैसे आप ले जाना सारी, 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक सारी लेके जाना। ठीक है, कोई भी मत छोड़ना, हो सकता है वहाँ पे मांग ले एक बार क्रॉस चेक के लिए। जो मार्कशीट चाहिए होती है बोर्ड को वो होती है ये वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव मार्कशीट, मतलब जिसमें आपके सारे जितने भी आपके सेमेस्टर्स हुए हैं, या फिर आपका ईयरली अगर कोई प्रोग्राम है, तो मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की आपकी 3 एग्जाम लगी। ठीक है, तो उनका सारा जो क्यूमुलेटिव टोटल होता है ना, उसकी एक मार्कशीट इस तरह की तैयार होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जितने भी पूरा बीटेक में मेरे जितने भी मार्क्स थे वो सारे देखो ये ऐड करे यहाँ पे, और ये मेरे टोटल मार्क्स का एडिशन होके आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये
मतलब टोटल मार्क्स है और मैंने कितने प्राप्त किए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर परसेंटेज यहाँ पे निकालना हो तो 5394 बटा 8000 इंटू 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरा 67.42 ये मेरा परसेंटेज बन रहा था। ठीक है, सो दिस इज दी मार्कशीट जो बोर्ड को चाहिए होती है, RSM SSB को। ठीक है, तो आपको ये वाली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, क्यूमुलेटिव वाली। ठीक है, तो ये सब आप नोट करते चलिए किसी भी नोटपैड वगैरह पे। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आप वहाँ पे DV में रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, अगर आपके पास, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जो भी सीनियर वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने भी सीनियर वाले एग्जाम दिए, तो उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री होगी। ठीक है, तो वो आपको लेके जानी है। ओके ओके, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है मूल निवास पे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। एक तो 10 ईयर्स का जो रूल है ना, 10 ईयर्स का रूल है, ये क्या है, एक तो ये समझना है। ठीक है, और एक मैंने कमेंट पढ़ा था, मैंने उसका रिप्लाई नहीं करा, लेकिन इस वीडियो में कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ है कि 9 मार्च 2022, ये आपके जो है ऑफिशियल जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें लिखा हुआ था, इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, इस डेट तक का होना चाहिए, उसके बाद का अलाउ नहीं करेंगे। तो क्या यही चीज़ अप्लाई होती है मूल निवास पे? तो मैं कहूँगा नहीं। एज पर माई नॉलेज ये चीज़ मूल निवास पे अप्लाई नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे मूल निवास संबंधित कुछ भी लिखा गया नहीं था। तो आप इस चीज़ को चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा आपको कि मूल निवास आप बनवा सकते हो। और मैं कहूँगा कि आप वेट मत करिए, मूल निवास बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट मत करो, मूल निवास तुरंत बनवा लीजिए अपना। और मूल निवास कैसा बनवाना है, ये इस तरह का बनवाना है। ठीक है, ये मेरा मूल निवास है, ये मैंने 2014 में बनवाया था, तो मेरा अभी 8 साल पुराना हुआ है, तो मेरा वैलिड है। प्लस 10 साल की कैटेगरी के अलावा भी एक चीज़ और आपको समझनी है, यहाँ पे वही मूल निवास वैलिड होगा जिसमें ये सिग्नेचर वैलिड वाला साइन होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। अगर आपके ये सिग्नेचर वैलिड वाला इस तरह का साइन नहीं है ना मूल निवास में, तो आपका मूल निवास इनवैलिड है। RSM SSB इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये साइन होगा तो ही एक्सेप्ट होगा। तो याद रखना, ये जो साइन है, मैं वापस इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस साइन इज इम्पॉर्टेंट, ये कंपलसरी है। ये नहीं हुआ तो आपका वहाँ पे मूल निवास रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, मूल निवास में आपका सिग्नेचर वैलिड वाला साइन होना ही होना चाहिए। और ये लाइन लिखी होगी, जैसे आज दिनांक 7, जैसे मेरे इसमें मूल निवास में लिखी हुई है 7 जुलाई 2014 को यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है, ये लाइन लिखी होनी चाहिए आपके, मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया। ठीक है, तो ये डिजिटल जो डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल हस्ताक्षर है, उस वो वाला ही मूल निवास आपके काम करेगा। पुराने वाले जो होते थे वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको, और जिनके पास नहीं है, जैसे जिनके पास पुराने हैं उनको नया बनवा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप फटाफट बनवा लो। ठीक है, आप फटाफट बनवा लो। और अगर फिर भी आपको डाउट हो, देखो किसी भी चीज़ में डाउट हो तो मैं कहूँगा यूट्यूब एक सही माध्यम नहीं है अपने डाउट पूछने का। ठीक है, जो भी क्लैरिटी होगी मैं जितनी दे पाऊँगा मैं दे दूंगा, लेकिन कई चीज़ें हैं जो मुझे भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा। RSM SSB के ऑफिशियल नंबर हैं उनकी वेबसाइट पे, आप उसको कांटेक्ट कीजिए उनसे, या अगर आप जयपुर में ही हैं तो आप वहाँ पे बोर्ड में जाके बात कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल क्लियर आपको गाइडेंस देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह चाहिए। ठीक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करके आप शांति से बैठ मत जाइए कि ठीक है ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चे निकलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी। RSM SSB के ऑफिशियल जो आपके नंबर है, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, जैसे मूल निवास का किसी को डाउट हो, वैसे मुझे पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आपको क्या करना है, आपको पूछ लेना है कि क्या इस डेट का कोई इशू तो नहीं होगा ना, इस डेट के बाद ही बनवाने का कोई ऐसा इशू तो नहीं होगा ना। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आपको RSM SSB के ऑफिशियल चैनल है, जितने जो भी माध्यम है, चाहे मेल करो चाहे आप उनको फ़ोन करो, उस पर आपको एक बार कंसल्ट जरूर करना है। जितने भी चीज़ें मुझे पता है मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। ओके, अब हम आते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कि आपके पास या तो बीटेक की कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो, या अगर आपके पास RSCIT वगैरह कुछ सर्टिफिकेट हो, तो सर्टिफिकेशन आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब हम आते हैं आगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं बच्चे
कि भाई फॉर्म भरते टाइम जो ई मित्र वाले ने क्या करा, 2.5 लाख से कम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके और जो है कर दिया, पूरा फॉर्म को भर दिया। अब क्या करें, आय का सर्टिफिकेट तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी आय 2.5 लाख से कम है नहीं। किसके जो है घर में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो और भी दिक्कत है, क्योंकि वो तो टैक्स भी भर रहे होंगे, और वहाँ पे आपने 2.5 लाख से कम दर्शा दी तो फिर प्रॉब्लम में आओगे आप। तो इसका जितना मुझे पता चला अभी तक कि RSM SSB में क्या होता है, ठीक है, RSM SSB में आप एक बार कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे आप उनसे बात कर लीजिए। शायद एक DD लगता है एक, ठीक है, एक DD जमा करा देना जितना भी, क्योंकि जब आप 2.5 लाख से कम की आय बताते हो तो आपका जो पेमेंट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, पेमेंट आपका रिड्यूस हो जाता है। मान लो 4.5 का था आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो 250 आपको पे करने पड़ेंगे या 150 ऐसा कुछ होगा। तो वो आपको जितना भी आपका पेमेंट का गैप है ना वो फिल करना पड़ेगा इस DD के माध्यम से। तो एक बार इसके लिए आप RSM SSB में पूछ लेना। इतना मुझे अभी तक जानकारी है, ऐसा होता है। लेकिन अगर उन्होंने इस वैकेंसी में कोई नए रूल चेंज किए हैं तो वो आपको पता करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। DD का रूल मुझे जितना अभी तक याद है इतना होता था अभी तक, लेकिन इस वैकेंसी में क्या वो ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, DD मंगवा रहे हैं नहीं मंगवा रहे, ये आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनका भी 2.5 लाख वाला इशू है वो एक बार कांटेक्ट जरूर कर ले उनसे, क्योंकि अगर आपने ये DD वगैरह फॉर्म नहीं जमा कराया या फिर कुछ एफिडेविट अगर वो मांगे तो वो आपको सबमिट करना है कि हाँ मैंने गलती से जो है 2.5 लाख वाला ऑप्शन चूज कर लिया, मेरी गलती नहीं थी, ये ई मित्र पे कुछ इशू हो गया, कुछ भी आप सर्वर इशू कुछ भी बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, पर आप बता दो भाई मेरी गलती नहीं थी, मैंने गलती से भर दिया। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका शायद वो फिर आपको जितनी भी आपकी पेंडिंग फीस है वो लेके यहाँ पे और फिर वो आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में, आपको DV में रिजेक्शन मिल सकता है इस चीज़ के चक्कर में, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मैंने आपको यहाँ पूरा बता रखा है क्या क्या प्रोसेस होती है। अगर किसी ने गलती से फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम आयकर भर दी है, ठीक है, आय भर दी है, तो आप RSM SSB कार्यालय में संपर्क करें तथा आगे का प्रोसेस पूछ लें। ये मुझे जितना पता है ये प्रोसेस होता है। अब ये इसको इस एग्जाम में फॉलो करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ये आपको वहाँ से कन्फर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक बहुत दिक्कत वाला इशू है, सबसे ज़्यादा DV रिजेक्ट होता है कास्ट सर्टिफिकेट पे, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट में, अब कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, OBC क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, वहाँ पे जो वैलिडिटी कैसे होती है, एफिडेविट लगवा के वैलिडिटी बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में जो है DV बहुत ज़्यादा सख्ती से होगा, क्योंकि विभाग को ये पहले ही पता है कि कई लोगों ने जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। तो बहुत ज़्यादा DV जो है आपका सख्त तरीके से DV होगा, एक एक डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और मुझे नहीं लगता कोई रियायत मिलेगी किसी भी चीज़ में। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से समझ के चलो कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं लगाना है यहाँ पे। अब कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपका 9 मार्च से पहले का नहीं है तो शायद आप तो मोस्ट प्रोबेबली आप DV से बाहर हो जाओगे, ठीक है, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। पर अगेन मैं बोलूँगा इस चीज़ में आप किसी भी यूट्यूब चैनल का भरोसा मत करना, कास्ट सर्टिफिकेट का किसी को कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप RSM SSB के ऑफिशियल से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर लें। एक तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जो OBC होता है वो सबसे बड़ा इशू होता है, उसको आप अच्छे से पता कर लें, ठीक है। और ये भी पूछ ले कि 9 मार्च 2022 में क्या कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। कई लोग होंगे जो उस वक्त तक नहीं बना पाए होंगे पर उन्होंने फॉर्म लगाते लगा दिया, तो इस रिलैक्सेशन के बारे में आपको पूछ लेना एक बार कि क्या कुछ भाई, अगर वो कुछ DD वगैरह मांगे या फिर कुछ भी उन एफिडेविट वगैरह आप सबमिट करके अगर रिलैक्सेशन करवा पाओ तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज आप DV में बाहर हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक चीज़ है, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स दिस सर्टिफिकेट शुड कैरी फादर्स नेम, ठीक है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको, तो जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनका जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पर ही बनवाना है, चाहे वो मैरिड हो, विवाहित हो या अविवाहित हो यानी अनमैरिड हो। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड यू हैव टू मेक योर कास्ट सर्टिफिकेट ऑन द नेम ऑफ योर फादर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपके फादर के नेम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, पति के नाम पे नहीं बनवाना है। इफ़ यू आर मैरिड, ओके, अनमैरिड है तो ऑब्वियसली फादर के नाम पे बनेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है फीमेल्स को, ठीक है, फीमेल्स को इस चीज़ को याद रखना है, ये फॉर द फीमेल्स ओनली, फॉर द फीमेल्स ओनली है ये रूल। नेक्स्ट पे आते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट इफ मैरिड, यदि आप विवाहित हैं तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ध्यान रखिए इस चीज़ को बनवाने में टाइम लगता है, विवाह प्रमाण पत्र आपको तुरंत अप्लाई कर देना है क्योंकि इन सब चीज़ों में समय लगेगा। तो एक तो मूल निवास और विवाह प्रमाण पत्र, इसका तो आपको तुरंत कर लेना है क्योंकि इन दो चीज़ों में आपको समय लगेगा, ठीक है। तो ये आपको तुरंत ई मित्र पे जाके एक बार इनका प्रोसेस पूछ लेना। विवाह प्रमाण पत्र में
अगर किसको कोई भी डाउट हो तो मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि विवाह प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप ई मित्र पे जाओगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, दहेज न लेने का, बच्चों का घोषणा पत्र। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो ना, तो जो जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया, एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो चीज़ें आपने भरी है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं डीवी में। तो जो भी आपने अगर वहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करा, ठीक है, मैरिड वाले पे चेक करा, उसके बाद वहाँ पे दो ऑप्शन थे, दहेज आपने लिया नहीं लिया, तो आपने उसको क्रॉस करना है। और बच्चों का घोषणा पत्र मतलब आपके नंबर ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछ रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पूछते हैं, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वहाँ पे आपको बताना है 0 1 2 ऐसा कुछ, वो आपको बताना पड़ेगा घोषणा पत्र में, ठीक है, और एफिडेविट देना पड़ेगा इसका। तो जैसे ही मैं बनवाऊंगा अगर, ठीक है, तो मैं सारा बता दूंगा आपको कि स्क्रूटिनी फॉर्म में किस किस तरह लग रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मूल निवास का ट्राई करो, मूल निवास आपका बन जाए अच्छे से, और एक मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आप अगर बनवा लोगे तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 स्क्रूटिनी फॉर्म भरने होते हैं आपको, 2 स्क्रूटिनी फॉर्म भरने होते हैं। तो 2 स्क्रूटिनी फॉर्म में क्या होता है, 4 आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे, और उनमें 4 में क्या होंगे, वो चारों गजेटेड ऑफिसर सत्यापित करेंगे, और एक आपका जो होगा चरित्र प्रमाण पत्र, वो होगा आपके कॉलेज वाला, जो अंतिम शैक्षणिक संस्थान होगा। मैंने ये देखो, इस चीज़ को आप फटाफट कॉलेज से ले आओ। मैं कल ही गया था कॉलेज में, कास्ट सर्टिफिकेट लेने गया, सॉरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने गया था कल कॉलेज में। थोड़ा टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, ठीक है, आपके कॉलेज का, जो जिस भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन करी है। लास्ट जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली कॉलेज का लगेगा, अगर आपने केवल ग्रेजुएशन करी है तो वो वाला आपका लग जाएगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, जब भी जैसे मान लो मैं 2016 का पास आउट हूँ तो मेरा वही जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो कोई इशू नहीं है। एक कमेंट था कि 2015 वाले, अगर 2015 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट जो आपका ग्रेजुएशन जहाँ से आपने किया है उसका होना चाहिए बस। वो वहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूंगा फॉर्मेट, वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपका नाम, आपकी ब्रांच, ये सब क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं। तो वो आपका चेक करेंगे आपके जो आपने एप्लीकेशन में भरा है उससे, बस। इसलिए ये इतना जरूरी होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले नहीं मांगते थे, पहले कॉलेज वाला नहीं मांगते थे, अब मांगने लगे क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। तो चरित्र प्रमाण पत्र किस किस का चाहिए? अंतिम शैक्षणिक संस्थान का एक तो, ठीक है, अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, और 2 गजेटेड अफसर के द्वारा सत्यापित, ठीक है। तो 2, ये 2 है वो एक फॉर्म के लिए, तो 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और एक आपका अंतिम शैक्षणिक संस्थान का, मतलब टोटल 5 आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। और इस 5 में से भी शायद एक और फोटोकॉपी करानी पड़ेगी, तो टोटल 6 होंगे आपके पास, ठीक है, टोटल 6 आपके पास होंगे। वो मैं आप जब स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट भराऊंगा आपको मैं बता दूंगा फॉर्मेट, तब आपको अच्छे से बता दूंगा कि किस तरह जो है चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई डाउट मत लेना, अभी आपको ये सब नहीं करना है। अभी आपको मूल निवास, मैरिज सर्टिफिकेट प्लस कास्ट सर्टिफिकेट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट पे आते हैं आपको। अब जिनकी कैटेगरी अलग थी, जैसे अदर कैटेगरीज कौन कौन सी होती है अदर कैटेगरी के सर्टिफिकेट, जैसे कोई तलाकशुदा हो, ठीक है, विधवा हो कोई, ठीक है, विडो हो, या फिर आपका पुनर्विवाह हो, तो इनके अलग बनेंगे। इसके अलावा आपका उत्कृष्ट खिलाड़ी का शपथ पत्र, दिव्यांग का अलग से बनेगा, ठीक है, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हो, तो इन सब के आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अब देखिए, इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है इसके बाद, ये सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो ये कहाँ पे आप शो करोगे इन सब की डिटेल्स? स्क्रूटिनी फॉर्म में। स्क्रूटिनी फॉर्म क्या होता है? RSMSSB की वेबसाइट पे जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बता दूंगा डाउनलोड करना। वहाँ पे आप स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड करना है तो कुछ 15-16 पेज का फॉर्म आएगा एक, उसको आपको फिल करना होता है। उसमें आपको एक पोस्टल ऑर्डर अटैच करना होता है। एक देखो वहाँ पे आपको सबसे पहले तो 2 फॉर्म डाउनलोड करने हैं, ठीक है, सेम दोनों फॉर्म सेम ही होंगे। स्क्रूटिनी फॉर्म होगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, वहाँ पे स्क्रूटिनी फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। वो हर एग्जाम के लिए समान होता है। RSMSSB के हर एग्जाम में यही पैटर्न चलता है। तो 2 प्रति होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, 2 प्रति होनी चाहिए स्क्रूटिनी फॉर्म की। ऐसा नहीं है कि एक आपने भर लिया और उसकी फोटोकॉपी करा ली, ऐसा नहीं करना, अलग अलग भरना है दोनों को, ठीक है। सेम फॉर्म है 2 तरीके के, उनको अलग अलग भरना है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, फोटोकॉपी नहीं करानी।
दोनों को आपको डाउनलोड करना है, दोनों के प्रिंट निकाल लेने हैं, उसके बाद उसको भरना है। मैं स्क्रूटनी फॉर्म पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर आपको बताऊंगा कैसे भरना होता है, कोई गलती नहीं होगी आपसे। अब हम आगे जाते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म पे क्या क्या लगता है दोस्तों, एक पोस्टल ऑर्डर लगता है 100 रुपये का, ठीक है। 50-50 के 2 भी लगा सकते हो, लेकिन प्रेफर करना 100 का मिल जाए आपको, ठीक है। और आपने जो 2 स्क्रूटनी फॉर्म खरीदे हैं, ठीक है, आपने 2 स्क्रूटनी फॉर्म खरीदे हैं, उसमें से केवल एक वाले पे जो आप सचिव के नाम से भेजोगे, सचिव के नाम से भेजोगे, ठीक है, मैं पूरा फॉर्मेट बता दूंगा, सचिव के नाम से जाता है, उस पे ही ये पोस्टल ऑर्डर लगेगा, ठीक है। एक को आपको खाली छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी थी जिसने मुझे सजेस्ट किया कि 3 स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है, 3 स्क्रूटिनी फॉर्म। क्यों? क्योंकि 2 तो वहाँ पे जमा हो जाएंगे, एक आपके पास रहना चाहिए कि मैंने क्या क्या डिटेल्स भरी है उसका आपके पास एक गारंटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको 3 स्क्रूटिनी फॉर्म रख लेने हैं फॉर दी सेफ्टी, मतलब आप सेफ साइड के लिए 3 बना लेना, ठीक है। इसमें से 2 तो जमा होंगे गवर्नमेंट के पास, आपके पास RSMSSB के पास, और एक आपके पास खुद के पास पर्सनल रह जाएगा। अब हम आते हैं ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म कई लोग क्या है ई मित्र पे भरवाते हैं, ठीक है, ई मित्र पे भरवाते हैं, तो अब वो ई मित्र वाले के पास ही रह जाता है और वो तो डिलीट कर देते हैं। तो सर आपको यहाँ पे क्या करना है, SSO पे, ठीक है, SSO आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे आप जहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन वाला ऑप्शन होगा ना, एप्लीकेशन वाला, तो वहाँ पे जितने भी आपने अप्लाई किए हैं फॉर्म्स, वहाँ पे सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, वहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, इसके बाद क्या होता है, जब आप ये DV वगैरह हो जाते हैं उसके बाद होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद होते हैं बेसिकली ये, और इसके बाद एक होता है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो इनकी आपको टेंशन नहीं करनी है, तो आपका आराम से हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चों को होगी, एक तो मूल निवास में होने वाली है बच्चों को प्रॉब्लम, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कास्ट सर्टिफिकेट में होने वाली है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं DV में, ठीक है। और एक होता है आपका EWS वाला, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा कि आपने EWS बनवा लिया फर्जी वाला और फिर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। ये 4 तो आपको प्रॉपर तैयार रखना है, और एक कॉलेज से CC बनवा के ले आना, क्योंकि उसमें भी समय लग जाता है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको टाइम टेकिंग है, इनको आपको आज से स्टार्ट कर देना है। एज पर माई नॉलेज कि अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में DV स्टार्ट हो जाएगा, जितना मुझे अब तक सुनने में आया, जितना मैंने सर्च करा और जितना मैंने बात करी है डिपार्टमेंट में, कुछ रिलेटिव मेरे हैं, तो इतना मुझे सुनने में आया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में DV हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म डेट नहीं है, हो सकता है आगे भी खिसक जाए, लेकिन अक्टूबर फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। तो आप तब तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको फिर वैसे अगर देखो क्या होता है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जैसे आप DV के लिए गए, ठीक है, वहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट है मिसिंग, तो वो आपको लगभग 1 हफ्ते का 7 दिन का टाइम देंगे, 7 डेज़ के अंदर आपको वो सबमिट कराना पड़ेगा। लेकिन कई बार इतने दिनों में बन नहीं पाता, इसलिए आपको लास्ट टाइम के हैक्टिक से बचने के लिए आपको ये सारे पहले ही रेडी रखने हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये मेरा पूरा DV का मैंने बता दिया आपको, स्क्रूटिनी फॉर्म का मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।